नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नई सुबह नई चुनौतियाँ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। औरत होना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। आधे ख्वाब दिल में ही दफन करने होते हैं। नियत समय पर घड़ी का अलार्म बज उठा। आवाज़ सुनकर रमा चौंक पड़ी। देर रात तक घर का सब काम निपटा कर वह सोने के लिए गई थी, लेकिन अलार्म बजा है तो अब उसे उठना ही होगा, क्योंकि थोड़ा भी आलस किया तो बच्चों की स्कूल बस मिस हो जाएगी। रमा अनमनी सी बिस्तर से बाहर निकली और मशीनी ढंग से रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। तब तक उसकी काम वाली बाई भी आ पहुंची थी। उसने रसोई का काम संभाल लिया और रमा 9 साल के विशाल और 11 साल की वैशाली को बिस्तर से उठाकर स्कूल भेजने की तैयारी में जुट गई। उसी समय बच्चों के पापा का फ़ोन आ गया। बच्चों ने माँ की हबड़ दबड़ की शिकायत की और रमा को रमेश का उलाहना सुनना पड़ा कि वह थोड़ा जल्दी क्यों नहीं उठ जाती, ताकि बच्चों को प्यार से उठाकर आराम से तैयार कर सके। रमा हैरान थी कि कुछ न करते हुए भी रमेश बच्चों के अच्छे पापा बने हुए हैं, और वह सब कुछ करते हुए भी बच्चों की गंदी मम्मी बन गई है। कभी कभी तो रमा को अपने पति रमेश से बेहद ईर्ष्या होती। रमेश सेना में कार्यरत था। वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था। पिता की मौत के बाद माँ और 4 छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। चूँकि रमेश का सारा परिवार दूसरे शहर में रहता था, अतः छुट्टी मिलने पर उसका ज़्यादातर समय और पैसा उनकी ज़रूरतें पूरी करने में ही जाता था। ऐसे में रमा अपनी नौकरी छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकती थी। सुबह से रात तक की भागदौड़ के बीच पिसती रमा अपने इस जीवन से कभी कभी बुरी तरह खींच उठती, पर बच्चों की जिद और उनकी अनंत मांगें उसके धैर्य की परीक्षा लेती रहती। दिन भर ऑफिस में कड़ी मेहनत के बाद शाम को बच्चों को स्कूल से लेना, फिर बाजार के तमाम ज़रूरी काम निपटाते हुए घर लौटना और शाम का नाश्ता, रात का खाना बनाते बनाते बच्चों को होमवर्क कराना। इसके बाद भी अगर कहीं किसी बच्चे के नंबर कम आए तो रमेश उसे दुनिया भर की जली कटी सुनाता। रमेश के कहे शब्द रमा के कानों में लावा बनकर दहकते रहते। रमा को लगता कि वह एक ऐसी असहाय मकड़ी है जो स्वयं अपने ही बुने ताने बाने में बुरी तरह उलझकर रह गई है। ऐसे में वह खुद को बहुत ही असहाय पाती। उसे लगता जैसे उसके हाथ पांव शिथिल होते जा रहे हैं और सांस लेने में भी उसे कठिनाई हो रही है। पर अपने बच्चों की पुकार पर वह जैसे तैसे स्वयं को समेट फिर से उठ खड़ी होती। बच्चों को तैयार कर रमा जब तक उन्हें लेकर बस स्टॉप पर पहुंची, स्कूल बस जाने को तैयार खड़ी थी। बच्चों को बस में बिठाकर उसने राहत की सांस ली और तेज कदम बढ़ाती वापस घर आ पहुंची। घर आकर रमा खुद दफ्तर जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ता व लंच दोनों पैक करके रख लिए कि समय से ऑफिस पहुंचकर वही नाश्ता कर लेगी।
बैग उठाकर वह चलने को हुई कि फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन पर रमेश की माँ थी, जो आज के दिन को खास बताती हुई उसे याद से गाय के लिए आटे का पेड़ा ले जाने का निर्देश दे रही थी। उनका कहना था कि आज के दिन गाय को आटे का पेड़ा खिलाना पति के लिए शुभ होता है। तुम दफ्तर जाते समय रास्ते में किसी गाय को आटे का बना पेड़ा खिला देना। फ़ोन रखकर रमा ने फ्रिज खोला, डोंगे में से आटा निकाला और उसका पेड़ा बनाकर कागज़ में लपेटकर साथ ले लिया। उसे पता था कि अगर रमेश को एक छींक भी आ गई तो सास उसका जीना दूभर कर देगी। घर को ताला लगा रमा गाड़ी स्टार्ट कर दफ्तर के लिए चल दी। घर से दफ्तर की दूरी कुल 7 किलोमीटर थी, पर सड़क पर भीड़ के चलते ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता था। रास्ते में गाय मिलने की संभावना भी थी, इसलिए उसने आटे का पेड़ा अपने पास ही रख लिया था। गाड़ी चलाते समय रमा की नज़रें सड़क पर टिकी थीं, पर उसका दिमाग ऑफिस के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में अक्सर बॉस को उससे शिकायत रहती कि चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों न हो, ना तो वह कभी शाम को देर तक रुक पाती है और न ही कभी छुट्टी के दिन आ पाती है। इसलिए वह कभी भी अपने बॉस की गुड लिस्ट में नहीं रही। तारीफ़ के हकदार हमेशा उसके सहयोगी ही रहते हैं, फिर भले ही वह ऑफिस टाइम में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले। रमा पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रही थी कि अचानक उसके आगे वाली 3-4 गाड़ियां जोर से ब्रेक लगने की आवाज़ के साथ एक दूसरे में भिड़ती हुई रुक गईं। उसने भी अपनी गाड़ी को झटके से ब्रेक लगाई तो अगली गाड़ी से टक्कर होते होते बची। उसका दिल जोर से धड़क उठा। रमा ने गाड़ी से बाहर नज़र दौड़ाई तो आगे 3-4 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ी पड़ी थीं। वहीं गाड़ियों के एक तरफ एक मोटरसाइकिल उलट गई थी और उसका चालक एक तरफ खड़ा बड़ी मुश्किल से अपना हेलमेट उतार रहा था। हेलमेट उतारने के बाद रमा ने जब उसका चेहरा देखा तो दहशत से पीली पड़ गई। सारा चेहरा खून से लथपथ था। सड़क के बीचों बीच 2 गाय इस हादसे से बेखबर खड़ी सड़क पर बिखरा सामान खाने में जुटी थीं। जैसे ही गाड़ियों के चालकों ने मोटरसाइकिल चालक की ऐसी दुर्दशा देखी, उन्होंने अपनी गाड़ियों के नुकसान की परवाह न करते हुए ऐसे रफ्तार पकड़ी कि जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हो। रमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज एक बेहद ज़रूरी मीटिंग थी और बॉस ने ख़ास तौर से उसे लेट न होने की हिदायत दी थी, लेकिन अब जो स्थिति उसके सामने थी उसमें उसका दिल एक युवक को यूँ छोड़कर आगे बढ़ जाने को तैयार नहीं था। रमा ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और उस घायल व्यक्ति के पास जा पहुंची। वह युवक अब भी अपने खून से भीगे चेहरे को रुमाल से साफ कर रहा था, मगर बालों से रिस कर खून चेहरे को भिगो रहा था। रमा ने पास जाकर उस युवक से घबराए स्वर में पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? युवक ने दर्द से कराहते हुए बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो उसकी आंखों में जो भाव रमा ने देखे उसे देखकर वह डर गई। उसने भर्राए स्वर में रमा से कहा, ओह, तो अब तुम मेरी मदद करना चाहती हो?
तुम्ही ने वह खाने के सामान से भरा लिफाफा चलती गाड़ी से उन गायों की तरफ फेंका था ना? रमा चौंक उठी। कौन सा खाने का लिफाफा? युवक भर्राए स्वर में बोला, वही खाने का लिफाफा जिसे देखकर सड़क के किनारे खड़ी गाय एकाएक सड़क के बीच दौड़ पड़ी और यह हादसा हो गया। अब रमा की समझ में सारा किस्सा आ गया। तेज गति से सड़क पर जाते वाहनों के आगे एकाएक गायों का भागकर आना, वाहनों का अपनी रफ्तार पर काबू पाने के असफल प्रयास में एक दूसरे से भिड़ना और किन्हीं दो कारों के बीच फंसकर उलट गई मोटरसाइकिल के इस सवार का इस कदर घायल होना, यह सब समझ में आने के साथ ही रमा को यह भी एहसास हुआ कि वह युवक उसे ही इस हादसे का जिम्मेदार समझ रहा है। वह इस बात से अनजान है कि रमा की गाड़ी तो तब सबसे पीछे थी। रमा का सर्वांग भय से कांप उठा। फिर भी अपने भय पर काबू पाते हुए वह उस युवक से बोली, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो अपनी। वह युवक दर्द से कराहते हुए जोर से चिल्लाया, गलत मैं नहीं, तुम हो, तुम। यह कोई तरीका है गाय को खिलाने का? इतना कह युवक ने अपनी खून से भीगी कमीज की जेब से अपना सेल फोन निकाला। रमा को लगा कि वह शायद पुलिस को बुलाने की फिराक में है। उसकी आंखों के आगे अपने बॉस का चेहरा घूम गया, जिससे उसे किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अपने नन्हे बच्चों के चेहरे घूम गए, जो उसके थोड़ी भी देर करने पर डरे डरे एक दूसरे का हाथ थामे सड़क पर नजर गड़ाए स्कूल के गेट के पास उसके इंतजार में खड़े रहते थे। रमा ने हथियार डाल दिए। उस घायल युवक की नज़रों से बचती वह भारी कदमों से अपनी गाड़ी तक पहुंची। कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और अपने रास्ते पर चल दी। लेकिन जाते जाते भी वह यही सोच रही थी कि कोई भला इंसान उस व्यक्ति की मदद के लिए रुक जाए। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने उसे जलती आंखों से देखकर व्यंग्यवाड़ छोड़ा। आ गई हर हाइनेंस, बड़ी मेहरबानी की आज आपने हम पर, इतनी जल्दी पहुंचकर। अब जरा पानी पीकर मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दें, हमें मीटिंग में पहुंचने के लिए तुरंत निकलना है। रमा अपनी अस्त व्यस्त सांसों के बीच अपने मन के भाव दबाए मीटिंग की तैयारी में जुट गई। सारा दिन दफ्तर के कामों की भाग दौड़ में कैसे और कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को वक्त पर काम निपटाकर वह बच्चों के स्कूल पहुंची। उसका मन कर रहा था कि आज वह कहीं और न जाकर सीधी घर पहुंच जाए, पर दोनों बच्चों ने बाजार से अपनी अपनी खरीदारी की लिस्ट पहले से ही बना रखी थी। हार कर रमा ने गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ दी। तभी विशाल ने कागज में लिपटे आटे के पेड़े को हाथ में लेकर पूछा, मम्मा यह क्या है? रमा चौंक कर बोली, ओह यह यहीं रह गया, यह आटे का पेड़ा है बेटा। तुम्हारी दादी ने कहा था कि सुबह इसे गाय को खिला देना, तो फिर आपने अभी तक इसे गाय को खिलाया क्यों नहीं? वैशाली ने पूछा। वह बस ऐसे ही, कोई गाय दिखी ही नहीं, रमा ने बात को टालते हुए कहा। तभी गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से टकराकर जोर से उछल गई तो विशाल चिल्लाया, मम्मा क्या कर रही हैं आप? मम्मा गाड़ी ध्यान से चलाइए, वैशाली बोली। सॉरी बेटा, रमा के स्वर में बेबसी थी। वह चौकन्नी होकर गाड़ी चलाने लगी।
बाजार का सारा काम निपटाने के बाद उसने बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा लिए। घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। घर पहुंचकर उसने बच्चों को नहाने के लिए भेजा और खुद सुबह की तैयारी में जुट गई। बच्चों को खिला पिलाकर रमा ने उनका होमवर्क जैसे तैसे पूरा कराया और फिर खुद दर्द की एक गोली और एक कप गरम दूध लेकर बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी तो उसका सारा बदन दर्द से टूट रहा था और आंखें आंसुओं से तरबतर थीं। विशाल और वैशाली अपनी माँ का यह हाल देखकर दंग रह गए। ऐसे तो उन्होंने पहले कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। दोनों बच्चे माँ के पास सिमट आए। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? विशाल बोला। मम्मा, क्या बात हुई है? क्या आप मुझे नहीं बताओगे? वैशाली ने पूछा। माँ को लगा कि कोई तो उसका अपना है जिससे वह अपने मन की बात कह सकती है। अपनी सिसकियों पर जैसे तैसे नियंत्रण कर उसने रुंधे कंठ से बच्चों को सुबह की दुर्घटना के बारे में संक्षेप में बता दिया। कितनी बेवकूफ़ औरत थी वह, उसे गाय को ऐसे खिलाना चाहिए था क्या? विशाल बोला। हो सकता है बेटा, उसे भी उसकी सास ने ऐसा करने को कहा हो जैसे तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा था, रमा ने फीकी हंसी के साथ कहा। वह बच्चों का मन उस घटना की गंभीरता से हटाना चाहती थी ताकि जिस डर और दहशत से वह स्वयं अभी तक कांप रही है उसका असर बच्चों के मासूम मन पर न पड़े। मम्मा, आप उस आदमी को ऐसी हालत में छोड़कर चली कैसे गईं? आप कम से कम उसे अस्पताल तो पहुंचा देती और फिर ऑफिस चली जाती। विशाल के स्वर में हैरानी थी। बेटा, मैं अकेली औरत भला क्या करती? दूसरा कोई तो रुक तक नहीं रहा था। रमा ने अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या मम्मा, वैसे तो आप मुझे आदमी औरत की बराबरी की बातें समझाते नहीं थकती, लेकिन जब कुछ करने की बात आई तो आप अपने को औरत होने की दुहाई देने लगीं। आपकी इस लापरवाही से क्या पता अब तक वह युवक मर भी गया हो, वैशाली ने कहा। अब रमा को एहसास हो चला था कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है। मम्मा, आज की इस घटना को भूलकर प्लीज़ आप अब लाइट बंद कीजिए और सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है, वैशाली ने कहा। तो रमा हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे की बत्ती बंद कर खुद बाथरूम में मुंह धोने चली गई। दोनों बच्चे अपने अपने बेड पर सो गए। रमा ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर अपना चेहरा जब आईने में देखा तो उस पर सवालिया निशान पड़ रहे थे। उसे लगा उसका ही नहीं, यहाँ हर औरत का चेहरा एक सवालिया निशान है। औरत चाहे खुद को कितनी भी सबल समझे, पढ़ लिख जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, पर रहती है वह औरत ही। दोहरी तिहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी बेसहारा औरत कुछ भी कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, रहेगी तो औरत ही ना, फिर पुरुषों के मुकाबले और समानता का दंभ और पाखंड क्यों? रमा को लगा कि स्त्री पुरुष की हथेली पर रखा वह कोमल फूल है जिसे पुरुष जब चाहे सहलाए और जब चाहे मसल दे। स्त्री के जन्मजात गुणों में उसकी कोमलता, संवेदनशीलता, शारीरिक दुर्बलता ही तो उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे निजात पाने के लिए तो उसे अपने स्त्रीत्व का ही त्याग करना होगा। रमा अब तक शरीर और मन दोनों से बुरी तरह थक चुकी थी। उसे लगा आज तक वह अपने बच्चों को जो स्त्री पुरुष की
समानता के सिद्धांत समझाती आई है, वह वास्तव में नितांत खोखले और बेबुनियाद है। उसे अपनी बेटी को इन गलतफहमियों से दूर ही रखना होगा और स्त्री होकर अपनी सारी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हुए समाज में अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम बनाना होगा। यह काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे। रमा ने एक एक कर दोनों बच्चों का माथा सहलाया। वैशाली को प्यार करते हुए न जाने क्यों रमा की आंखों में पहली बार गर्व का स्थान नमी ने ले लिया। उसने एक बार फिर झुककर अपनी मासूम बेटी का माथा चूमा और फिर औरत की रचना कर उसे सृष्टि की जननी का महान दर्जा देने वाले को धन्यवाद देते हुए व्यंग से मुस्कुरा दी। अब उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थीं और उसके अवचेतन मन में एक नई सुबह का खौफ था, जब उसे उठकर नए सिरे से संघर्ष करना था और नई तरह की स्थितियों से जूझते हुए स्वयं को हर पग पर चुनौतियों का सामना करना था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।